नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। पीसीएस आर के वाई पीसीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आरएएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के साथ साथ पीएसआई सिलेबस को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस। दोस्तों, हमारी आर के वाई पीसीएस क्लासेज चैनल पर जो क्लासेज चल रही है उसमें राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान पॉलिटी के साथ साथ सेकंड ग्रेड का जो सेकंड पेपर है एसएसटी दर्शन शास्त्र, रोज शाम 8 बजे हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और साथ ही साथ अपने नोट्स भी कंप्लीट तैयार कीजिए। दोस्तों, हमने जो राजस्थान पॉलिटी क्लासेस स्टार्ट की थी उसमें हमने राज्यपाल पढ़ा दिया था। राज्यपाल के बाद में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और राज्य सचिवालय। राज्य सचिवालय के बाद हमने मुख्य सचिव देख लिया था। मुख्य सचिव के बाद राजस्थान जनसुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 जिसकी स्थापना अगस्त 2012 को की गई थी उसे देख लिया था। उसके क्षेत्र अधिकार में जो भी अधिनियम आता है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 जिसकी स्थापना 1 नवंबर 2011 को हुई। उसमें क्या क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, संविधान के बारे में, संविधान के साथ साथ उसमें क्या उल्लेख किया गया उसमें, यानी वो अधिनियम क्यों बनाया गया, अधिनियम का क्या कारण था, क्या उद्देश्य था, हमने सब देखा। तो ये इस प्रकार हमने ये कुछ टॉपिक हमारे कंप्लीट कर लिए थे। अब इसके बाद में हम देखेंगे जो पंचायती राज है। हमारे जो राजस्थान पॉलिटी इसमें पंचायती राज टॉपिक है, वो भी एक बड़ा टॉपिक है जिसमें हम पंचायती राज शासन पढ़ेंगे, स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही हम नगर निगम, नगर परिषद और शहरीकरण के बारे में पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखते हुए हर क्लास को आगे पूरी करते रहेंगे। तो पंचायती राज में हमारा जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि कब इसकी स्थापना हुई, कब और कहां से इसे लागू किया गया और किसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई, कौन कौन सी समितियां थी, किन किन की सिफारिश हुई, ये सब हम डिटेल से स्टडी करेंगे। हर टॉपिक को एक पूर्ण रूप से यानी गहराई से लेते हुए पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है पंचायती राज। आप भी अपने नोट्स कंप्लीट तैयार करते रहो साथ के साथ, ताकि इससे आपके पास एक कंटेंट तैयार हो सके और आप उसका बार बार रिविजन कर सको। हम जो भी ये जो क्लास ले रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इनको ध्यान में रखते हुए और जो क्वेश्चन आने की संभावना है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए क्लासेस लगाई गई है, क्लासेस पढ़ाई जा रही है। तो आप भी साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहें। दोस्तों, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये तो पता है आपको कि दिन रात आग में झुलसना पड़ता है, तपता वही है जो बाद में निखरता है। यानी निखरने के लिए तपना जरूरी है, बट तो अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी जरूरी है और अपने माँ बाप का सपना हमें पूरा करना है। क्या क्या उम्मीदें उनको हमसे, और हमारा जो आगे का करियर है वो कैसा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें जी जान लगाकर पढ़ाई करनी है। बार बार एमसीक्यू लगाना है, क्वेश्चन देखने हैं, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। इन सबको ध्यान में रखकर हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारा पंचायती राज व्यवस्था। तो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था है, ये कब और कहां से लागू हुई, इसके लिए किन किन समितियों का गठन हुआ और उनकी क्या क्या सिफारिशें रही। तो सबसे पहले पंचायती राज में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी समितियां हैं। पंचायती राज में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी समितियां हैं जिनकी सिफारिश पर पंचायती राज को लागू किया गया, पंचायती राज को लागू किया गया। तो पंचायती राज में सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक आज का वो तो है पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। अब इसमें कौन कौन सी समितियां बनाई गई और किन किन समितियों की सिफारिश पर यह व्यवस्था लागू की गई, किस प्रकार उनका गठन हुआ, कब वो समितियां प्रभावी हुई और कब उनकी रिपोर्ट पेश हुई, ये सब हम डिटेल से जानकारी लेंगे और एक एक समिति को ध्यान में रखते हुए उसकी सिफारिशें, उसका गठन और उसकी रिपोर्ट कब पेश हुई, इनको हम अपने नोट्स में लिखते रहेंगे और साथ ही बोर्ड पर देकर पढ़ते रहेंगे। दोस्तों, जो सबसे पहली समिति है वो है बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज में सबसे पहली जो समिति है उसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय
मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। ये समिति किससे संबंधित है? इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसका गठन कब हुआ, इसकी रिपोर्ट कब पेश हुई, ये भी पूछा जा सकता है। तो हम इसे डिटेल से देखेंगे। तो ये किससे संबंधित है? पहले तो ये पंचायती राज से संबंधित समिति है, पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज से संबंधित है। अब इसका गठन कब हुआ? इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 1957 को। इस समिति का गठन 1957 को हुआ। नाइनटीन 57। इसकी रिपोर्ट कब पेश हुई? तो इसकी रिपोर्ट कब पेश हुई? तो इसकी रिपोर्ट भी 1957 में पेश हुई, यानी 1957 में इसकी रिपोर्ट पेश हुई। तो इसके दो जो पॉइंट है वो है, सबसे पहले तो ये पंचायती राज से संबंधित है। इसके बाद में देखते हैं कि इसका जो गठन हुआ वो कब हुआ? तो 1957 में इसका गठन हुआ। रिपोर्ट 1957 में इसकी रिपोर्ट पेश की गई। अब इसकी जो प्रमुख सिफारिशें वो क्या क्या है? तो बलवंत राय मेहता समिति की जो प्रमुख सिफारिशें हैं उनमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो देखते हैं हम एक एक, क्या क्या इसकी प्रमुख सिफारिशें हैं। प्रमुख सिफारिशें, प्रमुख सिफारिशें क्या क्या है? पहली क्या है? तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था में जो बलवंत राय मेहता समिति थी, इसमें सबसे पहले ये सिफारिश हुई कि इसका जो पंचायती राज, इसका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब है कि लोकतंत्र के अनुसार इसका भी क्या वर्गीकरण होना चाहिए। इसको भी किस रूप से देखा जाना चाहिए? लोकतंत्र के हिसाब से। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था समिति है, कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। इसमें जो पंचायती राज के लिए सिफारिश की गई वो पहली थी कि इसमें ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। किसमें? पंचायत राज में। तो पहला लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए किसका? पंचायती राज का। और दूसरी कहती कि इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होनी चाहिए। त्रिस्तरीय का मतलब है जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। त्रिस्तरीय का मतलब 3 स्तर होनी चाहिए। कौन कौन से? जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। यानी पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। इसके बाद में देखते हैं और क्या क्या। अब त्रिस्तरीय में कौन कौन सी, ये भी देख लेते हैं। तो पहली कौन सी है? जिला परिषद, दूसरी कौन सी है? पंचायत समिति, और तीसरी कौन सी है? ग्राम पंचायत। तो ये 3 प्रकार की इसमें क्या व्यवस्था होनी चाहिए। कौन कौन? जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। इसके बाद में और क्या सिफारिश है इसकी? इसमें ये बताया गया, जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसमें ये सिफारिश हुई कि जो ग्राम पंचायत है इसमें चुनाव की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राम पंचायत में नियमित चुनाव की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी जो ग्राम पंचायत संस्थाएं हैं उनमें नियमित, यानी लगातार रूप से, यानी नियमित जो कार्यकाल है उसके बाद तुरंत
चुनाव होने चाहिए, यानी चुनाव की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो नेक्स्ट क्या पॉइंट था इसका, इसको मिटा देता हूं मैं, अगले पेज पे लिखते हैं, आप नोट्स बना लिए अपने। यानी पंचायत समिति, जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें नियमित चुनाव की व्यवस्था होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में नियमित चुनाव की व्यवस्था की जानी चाहिए। की जानी चाहिए मतलब इनमें जो भी चुनाव हो वो पंचायती समिति में लगातार होनी चाहिए, मतलब हर 5 साल के बाद चुनाव होना जरूरी है। ये बलवंत राय मेहता समिति की क्या थी, सिफारिश है। अब नेक्स्ट कौन सी सिफारिश में, तो पंचायती समिति में कार्यकारी निकाय और जिला परिषद निकाय को सलाहकारी समन्वयकारी निकाय बना जाना चाहिए। मतलब जो पंचायती राज जो समिति होती है उसे उसे कार्यकारी निकाय, और जो जिला परिषद होती है उसे सलाहकारी निकाय बनाया जाना चाहिए। यानी पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय, पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय कार्यकारी निकाय और जिला परिषद को सलाहकारी व समन्वयनकारी निकाय बनाया जाना चाहिए। यानी जो ग्राम पंचायत होती है उसके कार्यों की देखरेख कौन करे, पंचायत समिति करे, और उसमें सलाह मशवरा कौन करे, तो वो करे जिला परिषद। तो पंचायत समिति में बताया गया, ग्राम पंचायत में बताया गया है कि पंचायत समिति को तो कार्यकारी निकाय और जो जिला परिषद होती है उसको सलाहकारी और समन्वयकारी निकाय बनाया जाना चाहिए। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है कि जो जिला परिषद होती है उसको उस जिला परिषद पर जो अध्यक्ष होता है, तो उस अध्यक्ष के पद पर किसको नियुक्त दिया जाना चाहिए, वो जिला कलेक्टर को। यानी जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए। यानी जिला परिषद का अध्यक्ष जिला कलेक्टर को बनाया जाना चाहिए। 5 चीजें इसकी सिफारिश थी, वो क्या थी, जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया जाना चाहिए, वो जिला कलेक्टर को बनाया जाए। तो ये इसकी क्या थी, जो बलवंत राय मेहता समिति थी वो कब उसका गठन किया, 1957 में। रिपोर्ट कब पेश हुई, 1957 में। और उसका जो सिफारिश थे उसमें पहली कौन सी थी,
कि पहली ये थी कि ग्राम पंचायत का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। दूसरी क्या थी? तो दूसरी थी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। और चौथे नंबर की क्या थी? तीसरे नंबर की क्या थी कि जो ग्राम पंचायत है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें नियमित चुनाव की व्यवस्था होनी चाहिए। और चौथे नंबर की कौन सी थी कि पंचायत राज, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय और जो जिला परिषद है उसको सलाहकारी निकाय के रूप में बनाया जाना चाहिए। और पांचवी कौन सी है इसकी कि जिला परिषद होता है उसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर को बनाया जाना चाहिए। तो ये बलवंत राय मेहता समिति की मुख्य सिफारिशें थी। इसके बाद में देखते हैं और कौन सी समिति थी। तो इसके बाद में देखते हैं अशोक मेहता समिति। कई बार इनसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिला परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन में देता है जिला कलेक्टर, जिला परिषद, जिला आयुक्त या मुख्य संभागीय आयुक्त, ऐसा देता है। तो हमें उत्तर करना होता है जिला कलेक्टर। तो इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं सिफारिशों में भी। जो हमारी नेक्स्ट है वो है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। अब इसमें क्या बताया गया, इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 1978 यानी 1978 को। गठन 1978 को किया गया। 1978 को किया गया। अब इसकी रिपोर्ट कब पेश हुई? रिपोर्ट रिपोर्ट कब पेश हुई? तो इसकी रिपोर्ट भी 1978 को पेश की गई। 1978 को पेश की गई रिपोर्ट इसकी 1978 को इसकी पेश की गई। अब इसके बाद में देखते हैं कि इसमें जो मुख्य सिफारिशें थी वो क्या क्या थी। तो इसकी मुख्य सिफारिशें, मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी? तो पहले इसकी सिफारिश थी कि इसका जो पंचायती राज व्यवस्था होती है उसका कितने चरणों में गठन किया जाए। उसका 2 चरणों में गठन किया जाए। किस प्रकार? यानी उसके कितने स्तर होने चाहिए? बलवंत राय मेहता समिति में 3 स्तर थे। कौन कौन से? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसमें कितने स्तर बताए इसके? 2। कौन कौन से? एक तो मंडल स्तर और एक जिला स्तर। तो पहली कौन सी थी कि द्विस्तरीय स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए। यानी उसमें बलवंत राय मेहता समिति में तो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी। इसमें कितनी है? द्विस्तरीय व्यवस्था, यानी 2 स्तर होना चाहिए। कौन कौन से? एक तो मंडल स्तर होना चाहिए और एक जिला स्तर होना चाहिए। पहला होना चाहिए मंडल स्तर, मंडल स्तर। और दूसरा कौन सा होना चाहिए? जिला स्तर। जबकि जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसमें त्रिस्तरीय बताया गया। त्रिस्तरीय में कौन कौन सी? पंचायत स्तर, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इसकी पहली ये सिफारिश थी। दूसरी क्या थी? अशोक मेहता समिति की दूसरी सिफारिश वो क्या थी कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनमें जो चुनाव हो वो किसके आधार पर हो? दलों के आधार पर हो। मतलब उसमें दलों की भागीदारी विशेष तौर पर बनाई जाए। किसमें? पंचायती राज व्यवस्था में। मतलब पंचायती राज संस्थाओं में के चुनाव में राजनीतिक दलों का भाग लेना अनिवार्य किया जाए। पंचायती राज व्यवस्था में राजनीतिक दलों को भाग लेना चाहिए। ये इसकी क्या थी? सिफारिश। दूसरी सिफारिश थी इसकी कि राजनीतिक दलों को भाग लेना चाहिए चुनावों में पंचायती राज
संस्थाओं के चुनावों में राज राजनीतिक दलों को भाग लेना चाहिए। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था होती है उसमें हम देखते हैं कि जो सरपंच का चुनाव होता है तो वो किसी विशेष दल का नहीं होता, बल्कि वो एक सामान्य उम्मीदवार होता है। वो एक सीट की रिजर्वेशन के हिसाब से सीट आती है, उस पर वो चुनाव के लिए खड़ा होता है। लेकिन जो अशोक मेहता समिति थी इसने बताया कि जो पंचायती राज संस्था है इनके चुनाव में जो राजनीतिक दल होते हैं उनको भी भाग लेना चाहिए। ये किसकी थी सिफारिश? अशोक मेहता समिति की। अब नेक्स्ट क्या आती है, दूसरी तीसरी सिफारिश कि पंचायती राज संस्था है उनमें एसटी एससी को आरक्षण दिया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में एसटी एससी को आरक्षण दिया जाना चाहिए। यानी एसटी और एससी मतलब जो शेड्यूल ट्राइब होती है या शेड्यूल कास्ट होती है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, उनको पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनमें आरक्षण दिया जाना चाहिए। एसटी एससी को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया जाना चाहिए। यानी एसटी एससी को आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या आती है इसकी सिफारिश, आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जो सिफारिश थी अगली, वो इस पर आएगा नहीं। तो तीन सिफारिश पढ़ ली हमने। पहला, द्विस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें जो द्विस्तरीय व्यवस्था इसे लागू की जानी चाहिए पंचायती राज व्यवस्था में। ये अशोक मेहता समिति की सिफारिश थी जिसमें मंडल स्तर एक और जिला स्तर दूसरा। उसके बाद में जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में राजनीतिक दलों का भाग लेना चाहिए। राजनीतिक दल होते हैं जैसे हमारे राजनीतिक दल अभी जो फिलहाल बड़े दल हैं उनमें से बीजेपी है और कांग्रेस है, तो इस प्रकार के दलों को भी क्या जब पंचायती राज व्यवस्था में भाग लेना चाहिए। तीसरी थी कि एसटी एससी को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया जाना चाहिए। मतलब जो भी सीट रिजर्वेशन हो, जो भी सीट आए तो उसमें एसटी एससी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। यानी एससी एसटी का कोटा निर्धारित होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था के चुनावों में। एसटी एससी का कोटा निर्धारित होना चाहिए, यानी उसको आरक्षण देना चाहिए। अब जो फोर्थ नंबर की जो इसकी सिफारिश थी वो क्या थी कि उसमें महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। पंचायती राज चुनावों में महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। ध्यान रखना ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज चुनावों में महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। फिर उसमें ऑप्शन देगा आपको बलवंत राय मेहता समिति, एमएल सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, ऐसे कुछ ऑप्शन देगा, उनमें से हमें उसका आंसर करना होगा। तो जो फोर्थ नंबर की जो इसकी सिफारिश है अशोक मेहता समिति की, जिसका गठन 1979 में किया गया और इसकी रिपोर्ट 1978 में पेश हुई। मतलब इसका गठन भी 1978 में हुआ और इसकी रिपोर्ट भी 1978 में पेश की गई। अब इसमें बताया गया है कि जो महिलाओं को होती है उसको महिलाओं को 1/3 भाग का आरक्षण देना चाहिए। मतलब जो फोर्थ नंबर की सिफारिश है इसकी, उसमें महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए। यानी 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए। महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाना चाहिए, दिया जाए। यानी इन चुनावों में महिलाओं को भी 1/3 यानी 1/3 आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये अशोक मेहता समिति की सिफारिश थी। इसके बाद में और क्या सिफारिश थी कि पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय समितियों का क्या सुधार किया जाना चाहिए।
यानी पंचायती राज में जो फंड होता है वो कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता, कितना फंड आता है और कितना विकास हो पाता है, इस सब की जो लेखा जोखा रखने के लिए जो वित्तीय समिति होती है उसका गठन किया जाना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था में वित्तीय समितियों का गठन किया जाना चाहिए। ये अशोक मेहता समिति की कहती सिफारिश। इन पंचायती राज संस्थाओं में वित्तीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। वित्तीय समिति का गठन किया जाए। किया जाए, ये क्या थी, ये भी इसकी सिफारिश थी। और कौन सी क्या सिफारिश रही अशोक मेहता समिति की, तो उसमें रहेगी प्रत्येक राज्य में पंचायती राज विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। यानी प्रत्येक जो राज्य है, हमारे देश में कितने राज्य हैं, उन सब में पंचायती राज व्यवस्था की समिति की स्थापना की जानी चाहिए। प्रत्येक राज्य में पंचायती राज समिति, पंचायती राज समिति या पंचायती राज विभाग की स्थापना की जाए। तो ये मुख्य क्या थी, ये पंचायती राज में जो अशोक मेहता समिति है उसकी मुख्य रूप से ही सिफारिशें थी। इनमें से कौन कौन से लागू हुई, तो महिलाओं को 1/3 राजस्थान में आरक्षण दिया गया, जो 2008 में 50% कर दिया गया था। उसके बाद में वित्तीय समिति का गठन किया। तो ये मुख्य जो पंचायती राज व्यवस्था थी उससे संबंधित जो अशोक मेहता समिति है उसकी मुख्य रूप से ये सिफारिशें थी। अब इसके बाद में देखते हैं और क्या है, तो कौन सी समिति इसके बाद में, तो एमएल सिंघवी समिति। एमएल सिंघवी समिति, उसकी क्या क्या सिफारिशें रही, उसका गठन कब हुआ और उसकी रिपोर्ट कब पेश हुई। तो हमने दो देख ली, एक तो बलवंत राय मेहता समिति देख ली, जो कब उसका गठन हुआ और उसकी रिपोर्ट कब पेश हुई। तो जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसकी रिपोर्ट गठन 1957 में हुआ और रिपोर्ट भी 1957 में पेश हुई। जो अशोक मेहता समिति थी इसका गठन 1978 में हुआ और इसकी रिपोर्ट भी 1978 में पेश की गई। अब देखते हैं एमएल सिंघवी समिति। एमएल सिंघवी समिति तीसरे नंबर की कौन सी है, एमएल सिंघवी समिति। एमएल सिंघवी समिति, इसका गठन कब हुआ, इसकी रिपोर्ट कब पेश की गई, तो इसका गठन हुआ 1986 को, 1986 को गठन हुआ इसका, 1986 गठन इसका हुआ 1986 को। और इसकी रिपोर्ट कब पेश हुई, तो रिपोर्ट हुई इसकी 1987 को। रिपोर्ट कब पेश की गई, 1987 को इसकी रिपोर्ट पेश की गई। अब इसमें क्या क्या मुख्य सिफारिशें थी, भाई पंचायती राज में जो एमएल सिंघवी है इसने क्या क्या सिफारिशें की। तो पहली इसकी सिफारिश थी कि जो पंचायती राज संस्था है इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, यानी संविधान में इनको दर्जा दिया जाना चाहिए। ये किसकी सिफारिश थी, एमएल सिंघवी की सिफारिश। संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को क्या दर्जा दिया जाना चाहिए। यानी इसकी पहली सिफारिश थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए।
दिया जाए। ये पहली इसकी क्या थी, सिफारिश थी। दूसरी क्या थी कि ग्राम सभाओं का गठन किया जाए, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभाओं का भी गठन किया जाए। दूसरी थी कि ग्राम सभाओं का गठन किया जाए, ग्राम सभा गठन किया जाए, ग्राम सभाओं का गठन किया जाए। तीसरी क्या थी इसकी सिफारिश कि पंचायती राज व्यवस्था है, इसको जो वित्तीय संसाधन है वो उपलब्ध करवाए जाए। पंचायती राज संस्था को वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए जाए, मतलब पंचायती राज में जो पैसे की इनकम होती है, ऐसे संसाधन उपलब्ध करवाए जाए जिससे पंचायती राज व्यवस्था को इनकम प्राप्त हो सके, यानी वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए जाए। तीसरी थी इसकी पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए जाए। वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए जाए जिससे क्या हो, जिससे कि ग्राम पंचायत में जो इनकम है वो प्राप्त हो सके, ग्राम पंचायत को इनकम प्राप्त हो सके। तो ऐसे वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। अब जो नेक्स्ट थी वो क्या थी कि ग्राम पंचायतों के साथ साथ न्याय पंचायतों की क्या की जाए, स्थापना की जाए। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी समिति ने न्याय पंचायतों की स्थापना के लिए सिफारिश की, तो किसने की, एमएल सिंघवी समिति ने, यानी न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए। न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए। तो ये एमएल सिंघवी की क्या थी, सिफारिश। ये मुख्य सिफारिश थी एमएल सिंघवी की। कौन कौन सी, तो सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं को क्या संवैधानिक दर्जा दिया जाए। उसके बाद में थी ग्राम सभाओं का गठन किया जाए। और फिर कहते हैं नेक्स्ट कि पंचायती राज संस्थाओं में वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। और नेक्स्ट क्या आती है कि न्याय पंचायतों की स्थापना करवाई जानी चाहिए, यानी जो पंचायत समितियां होती है, पंचायती राज संस्था होती है, उनमें न्याय पंचायतों की स्थापना करवाई जानी चाहिए। ये किसकी समिति थी, तो ये थी एमएल सिंघवी की समिति। अब देखते हैं कि जो पंचायती राज जो संस्था है उनमें जो आरक्षण का मैटर है, आरक्षण का किस प्रकार उल्लेख किया गया। तो हम देखेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण, हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण। किस प्रकार आरक्षण दिया गया है, कब दिया गया और कितना दिया गया, ये सब हम विस्तार से देखेंगे पंचायती राज संस्थाओं में, और विशेषकर राजस्थान को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के संदर्भ में ही पढ़ रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं व्यवस्थाओं में आरक्षण का उल्लेख। आरक्षण किस प्रकार आरक्षण दिया गया, कैसे दिया गया, कौन से संविधान के अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, ये सब हम डिटेल से देखेंगे। आप भी अपने नोट्स बनाते रहो साथ के साथ। तो 73वें संविधान में पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया। 73 जो 73 संविधान संशोधन हुआ, 73 संविधान संशोधन, उसमें पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बताया गया कि जो पंचायती राज संस्थाओं में जो चुनाव होते हैं उनमें एसटी एससी को कितने % आरक्षण दिया जाना चाहिए, महिलाओं को कितने % आरक्षण दिया जाना चाहिए, इस सब का उल्लेख कहाँ है। तो जो 73 अमेंडमेंट एक्ट है, यानी संविधान संशोधन है, उसमें बताया गया है कि जो पंचायती राज व्यवस्था उसमें आरक्षण कितना किसको दिया जाना चाहिए, कितना किसको दिया जाना चाहिए, उनका उल्लेख किया गया है। किसमें,
73वें संविधान संशोधन में। तो लिख लेते इसका पॉइंट भी है, 73वें संविधान संशोधन में के अनुसार पंचायती राज चुनावों में SC ST को आरक्षण दिए जाने का उल्लेख के बारे में बताया गया है। बताया गया है, कहा बताया गया है कि 73वें संविधान संशोधन में जो भी चुनाव होते हैं तो उनमें ST SC को कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए और किस रूप से दिया जाना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो ST SC को आरक्षण तो मिलता है, लेकिन वो किस प्रकार दिया जाता है, ये तो है नहीं कि 100% दे दे पूरा का पूरा या 40% दे दे पूरा का पूरा, ऐसा नहीं होता है। तो वो आरक्षण किस प्रकार दिया गया, आखिर कुछ कुछ तो होगा ना, उसके आधार पर जो ST SC को आरक्षण दिया गया किसके आधार पर दिया गया, तो जो जनसंख्या का अनुपात है कि SC की जनसंख्या कितनी है, ST की जनसंख्या कितनी है, उसी जनसंख्या के आधार पर, उसी जनसंख्या के अनुपात पर ST SC को आरक्षण दिया गया। तो यहां लिख लो ST SC को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया गया। अनुपात में दिया गया। जनसंख्या के अनुपात में दिया गया कि जिसकी ज्यादा जनसंख्या होगी उसको ज्यादा आरक्षण मिलेगा। इस प्रकार इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था, इसमें जनसंख्या की हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब इसके बाद में देखते हैं और क्या है, तो पंचायती राज संस्थाओं में चुनावों में OBC को आरक्षण कितना देना है, किस प्रकार देना है, ये सब किसके ऊपर छोड़ा गया, ये सब विधानमंडल के ऊपर छोड़ा गया। यानी विधानमंडल चाहे तो इसको आरक्षण, इसका आरक्षण बढ़ा भी सकती है और विधानमंडल चाहे तो इसका आरक्षण कम भी कर सकती है। विधानमंडल चाहे तो इसको 40% भी दे सकती है, विधानमंडल चाहे तो इसको 4% भी दे सकती है। यानी सब कुछ किसके ऊपर है, विधानमंडल के ऊपर है। तो OBC की जो आरक्षण का वो जो दर्जा है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, वो करता है विधानमंडल के ऊपर। विधानमंडल चाहे तो इसको आरक्षण किस प्रकार व्यवस्थित रूप से देती है, ये सब विधानमंडल के ऊपर है। बढ़ाना घटाना, जनसंख्या के हिसाब से देना, ये सब किसके ऊपर है, विधानमंडल के ऊपर। तो OBC के आरक्षण की व्यवस्था विधानमंडल के ऊपर छोड़ी गई। OBC के, या फिर लिखो पंचायती राज चुनावों में पंचायती राज चुनावों में OBC के आरक्षण की व्यवस्था विधानमंडल पर रखी गई। रखी गई यानी विधानमंडल चाहे तो इसके आरक्षण को कम कर सकती है और विधानमंडल चाहे तो इसके आरक्षण को बढ़ा सकती है। ये सब किसके ऊपर था, विधानमंडल की इच्छा पर छोड़ा गया। इसके ऊपर विधानमंडल की इच्छा पर छोड़ा गया, या विधानमंडल पर रखी गई, या विधानमंडल की इच्छा पर छोड़ा गया, ऐसा लिख लो आगे। रखी गई छूट नहीं कर रहा है, विधानमंडल की इच्छा पर छोड़ा गया। छोड़ा गया।
तो एससी जो एसटी का आरक्षण है ये तो किसके रूप में मिलेगा? जनसंख्या के अनुपात में। जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना आरक्षण होगा, एससी हो चाहे एसटी हो। लेकिन जो ओबीसी का आरक्षण था वो आरक्षण विधानमंडल की इच्छा पर छोड़ा गया। तो विधानमंडल चाहेगी तो इसे कम कर सकती है और विधानमंडल चाहे तो इसे बढ़ा भी सकती है। इस प्रकार आरक्षण की व्यवस्था की किसमें? इस प्रकार आरक्षण की व्यवस्था की गई किसमें? पंचायती राज संस्थाओं में। अब इसके बाद में देखते हैं कि राजस्थान ने ओबीसी का आरक्षण किस प्रकार दिया। राजस्थान में हालांकि विधानमंडल की इच्छा पर तो निर्भर है, लेकिन राजस्थान में क्या व्यवस्था की गई ओबीसी के आरक्षण के मामले में? तो राजस्थान में ओबीसी का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में ही दिया गया। नोट लगा के लिखो, नोट। राजस्थान में ओबीसी का आरक्षण, ओबीसी को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया गया। अनुपात में दिया गया। जिस प्रकार एसटी एससी को आरक्षण दिया गया उसी प्रकार राजस्थान में ओबीसी को भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया। इसके बाद में देखते हैं और क्या है पंचायती राज व्यवस्था में। तो पंचायती राज संस्थाओं में चुनावों में महिलाओं को न्यूनतम कितने परसेंट आरक्षण था? 1/3 यानी 1/3 आरक्षण, यानी 33% आरक्षण दिया जाना चाहिए था, देने की बाध्यता थी। मतलब जो आरक्षण 1/3 वो तो देना ही देना है। किसकी सिफारिश के हिसाब से? किसकी सिफारिश के हिसाब से देना चाहिए? वो थी अशोक मेहता समिति के हिसाब से। लेकिन राजस्थान में ये आरक्षण महिलाओं को जो 1/3 आरक्षण दिया गया, ये राजस्थान में सन 2008 में कितना कर दिया गया? 50% कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 50% कर दिया गया। लेकिन ये निर्भर करता है किसके ऊपर? विधानमंडल के ऊपर। अगर विधानमंडल चाहे तो इस आरक्षण को कम भी कर सकती है और विधानमंडल चाहे तो इस आरक्षण को बढ़ा भी सकती है। यानी राजस्थान में जो महिलाओं का आरक्षण है वो कब कितना कर दिया गया? 2008 में 50% कर दिया गया। तो लिख लो साथ के साथ कि महिलाओं का आरक्षण 1/3 आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन विधानमंडल चाहे तो इसे कम ज्यादा कर सकती है। जैसे राजस्थान में 2008 में महिलाओं को आरक्षण कितना कर दिया? चुनावों में 50% कर दिया। महिलाओं के आरक्षण सॉरी पंचायती राज में, पंचायती राज चुनावों में महिलाओं के आरक्षण, महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाना चाहिए, दिया जाए। 1/3 का मतलब होता है 33%। कितना होता है? 33%। 1/3 का मतलब होता है 33%। लेकिन अगर विधानमंडल चाहे तो इस आरक्षण को बढ़ा भी सकती है, कम तो कर ही नहीं सकती, लेकिन अगर विधानमंडल चाहे तो इस आरक्षण को बढ़ा सकती है। विधानमंडल के द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है। जैसे 2008 में राजस्थान ने महिलाओं के आरक्षण को कितना कर दिया है? 50% कर दिया। जैसे राजस्थान में सन 2008 में कितना कर दिया? 50% कर दिया गया। तो ये कहती, ये भी जो चुनाव, जो पंचायती राज चुनाव इससे संबंधित कुछ बातें थी। तो इस प्रकार चुनाव की व्यवस्था, चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार की एसटी एससी को जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। महिलाओं को 1/3 यानी 1/3 आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन विधानमंडल चाहे तो उस आरक्षण को बढ़ा सकती है।
ये व्यवस्था इसमें की गई। और ओबीसी को आरक्षण किसकी इच्छा पर? विधानमंडल की इच्छा पर छोड़ा गया। लेकिन राजस्थान में ओबीसी को आरक्षण किस प्रकार दिया गया? तो राजस्थान में ओबीसी को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में ही दिया गया। लेकिन जो विधान मंडल होता है वो इस आरक्षण को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। रही महिलाओं के आरक्षण की बात, तो महिलाओं के आरक्षण में वैसे तो 1/3 आरक्षण देना चाहिए, लेकिन विधानमंडल चाहे तो इस आरक्षण को घटा तो नहीं सकती, लेकिन बढ़ा सकती है। विधानमंडल इस आरक्षण को बढ़ा सकती है। जैसे सन 2008 में राजस्थान में महिलाओं के आरक्षण को कितना कर दिया गया? 50% कर दिया गया। अब ये आरक्षण किससे संबंधित थे? तो ये आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव से संबंधित था। इस प्रकार एसटी एससी को आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में दिया गया। महिलाओं को चुनावों में जो आरक्षण दिया गया वो इस प्रकार था। तो इस प्रकार हमने ये चुनाव की व्यवस्था क्रम देखा, किस प्रकार चुनावों में आरक्षण दिया जाना चाहिए या फिर दिया गया है। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो पंचायती राज संस्थाओं की जो शक्तियां होती है वो किस प्रकार है। तो अनुच्छेद 243 जी, अनुच्छेद 243 जी में क्या बताया गया है? हालांकि पंचायती राज व्यवस्था को जो होता है वो अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक और अनुच्छेद 243 पी से लगाकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक बताया गया है। उसमें नगर निगम, इसमें पंचायती राज, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद के बारे में बताया गया। तो ये अलग अलग अनुच्छेद है। जो अनुच्छेद है उसके बारे में जानकारी लेंगे, कौन से अनुच्छेद में क्या दिया गया है, उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। और किस अनुच्छेद में उसकी शक्तियां हैं, किसमें उसका वित्त आयोग है, किसमें चुनाव आयोग है, किसमें कार्यकाल है, किसमें ग्राम सभा है, किसमें इसका गठन है, ये सब हम अनुच्छेद के हिसाब से भी देखेंगे। एक एक अनुच्छेद को लिखेंगे अलग अलग, शहरीकरण का भी लिखेंगे, शहरी निकाय का भी लिखेंगे और ग्राम पंचायत उनका भी लिखेंगे। तो लेकिन जो अनुच्छेद 243 है इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के बारे में। तो पहले हम अनुच्छेद देख लेते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद है और किस प्रकार वो अनुच्छेद दिए गए हैं और अनुच्छेद में क्या क्या दे रखा है। तो अनुच्छेद जो जी है इसमें पंचायती राज को किस प्रकार की शक्तियां दे रखी है उसके बारे में बताया गया। तो पहले हम लिखते हैं अनुच्छेद, पहले हम लिखेंगे अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। कौन से अनुच्छेद में क्या दे रखा है ये भी क्वेश्चन आता है, ये कन्फर्म आता ही है, पूछ लेता है अनुच्छेद देख करके इसमें क्या है बताओ। अनुच्छेद 243 वाई में क्या है? तो वो आगे ऑप्शन में देगा गठन, सभा का गठन, बैठकें, शक्तियां या फिर वित्त आयोग। तो फिर अनुच्छेद 243 वाई किससे संबंधित है? राज्य वित्त आयोग से। तो अनुच्छेद को देखते हैं हम किस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था में अनुच्छेद की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक बताए गए हैं। किसमें? पंचायती राज व्यवस्थाओं में अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक बताए गए हैं। तो पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक, ये ओ है, क्या है? ओ। ए बी सी डी ई एफ जी होती है ना, वैसे ओ तक है। 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, 243 ओ तक अनुच्छेद है। अब सबसे पहले देखते हैं 243 में क्या है। तो आर्टिकल 243 इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है परिभाषा कि ग्राम पंचायत क्या होती है, पंचायत समिति क्या होती है, उनकी परिभाषा क्या है, उसके बारे में इसमें बता रखा है। तो इसमें क्या है? परिभाषा, परिभाषा, परिभाषा के बारे में उल्लेख है। इसके बाद में 243 ए, 243 ए में क्या है? तो उसमें क्या है? उसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। 243 ए में ग्राम सभा, सभा के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 243 ए। अनुच्छेद 243 बी में क्या दे रखा है? तो अनुच्छेद 243 बी है, उसमें पंचायती राज संस्थाओं का गठन, पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया। मतलब जो अनुच्छेद 243 बी है
इसमें क्या बताया गया, तो इसमें पंचायतों का गठन, किस प्रकार पंचायतों का गठन होता है, किस प्रकार उनके चुनाव होते हैं, ये सब किसमें बताया गया। हालांकि चुनाव चुनाव का अलग अनुच्छेद है, लेकिन जो गठन होता है वो चुनाव से तो होता है, तो उसके गठन के बारे में किसमें बताया गया, अनुच्छेद 243 बी में। तो पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 बी में। अब अनुच्छेद 243 सी में क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 243 में सी में बताया गया संरचना, यानी इसमें कितने सदस्य होंगे, सरपंच होगा, कितने सदस्यों के द्वारा कोरम गठित होगी, और कितने सदस्यों के चुनाव में से उनकी उप सरपंच पद का गठन होगा। ये सब मतलब जो भी संरचना है पंचायत की, कितने सदस्य होंगे, सरपंच होंगे और सचिव होगा, जो उप सरपंच होगा वो किस प्रकार उसका चुनाव होगा, और कितने उसमें वार्ड पंच होंगे, ये सब इसके बारे में बताया गया किसमें, अनुच्छेद 243 सी में। अनुच्छेद 243 सी में क्या बताया गया, संरचना, यानी सदस्य कितने होंगे, सदस्य कितने होंगे। इसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 243 डी। अनुच्छेद 243 डी में बताया गया है आरक्षण, जो मैंने बताया ना ये आरक्षण आपको कि एसटी एससी को आरक्षण कितना दिया जाना चाहिए, महिलाओं को कितना, तो चुनाव में जो आरक्षण मिलता है उसके बारे में अनुच्छेद 243 डी में बताया गया है। यानी अनुच्छेद 243 डी में क्या बताया गया, आरक्षण। 243 डी में क्या बताया गया, आरक्षण। आरक्षण के बारे में उल्लेख है किसमें, अनुच्छेद 243 डी में। कितना आरक्षण किसे दिया जाएगा, किस प्रकार सीटों का चुनाव किया जाएगा, कौन सी सीट अलॉट होगी, और किस क्षेत्र में किस जाति की जनसंख्या अनुपात ज्यादा है, तो उसी प्रकार वहां आरक्षण के तौर पर सीट उपलब्ध होगी। जो आरक्षण से संबंधित मुद्दा है वो सब अनुच्छेद 243 डी में बताया गया है। अनुच्छेद 243 ई में क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 243 ई में बताया गया कार्यकाल, कि जो पंचायत ग्राम पंचायत होगी उसका कार्यकाल कितना होगा, उसका कार्यकाल कितना होगा। तो अनुच्छेद 243 ई में क्या बताया गया, कार्यकाल। कार्यकाल, कार्यकाल के बारे में बताया गया अनुच्छेद 243 ई में। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 243 एफ। एफ में पता है आपको कि महानगर के बारे में बताया गया है, तो वो भी ग्राम पंचायत से संबंधित नहीं है। उसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 243 जी। अनुच्छेद 243 जी में क्या बताई गई है, शक्तियां, जो मैं आपको पढ़ा रहा था कि संस्थाओं को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, वो अनुच्छेद 243 जी में। अनुच्छेद 243 जी में जो पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां प्राप्त है उसके बारे में बताया गया, अनुच्छेद 243 जी। शक्तियों के बारे में उल्लेख, शक्तियों के बारे में उल्लेख, शक्तियों का उल्लेख, शक्तियों का उल्लेख है। इसके बाद अनुच्छेद 243 आई आता है, तो आई में क्या है, तो अनुच्छेद 243 आई में उसमें दे रखा है राज्य वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 आई, और हम शहरीकरण में पढ़ेंगे अनुच्छेद 243 वाई। तो इनमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है राज्य वित्त आयोग। क्या दे रखा है, राज्य वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 आई, राज्य वित्त आयोग, आयोग का उल्लेख है। इसके बारे में देख रहे हैं हम, जो अनुच्छेद 243 आय के बाद में कौन है, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 243 आय के बाद में अनुच्छेद 243 जे। अनुच्छेद 243 जे में बता रखा है ऑडिट के बारे में। ऑडिट के बारे में मतलब लेखा जोखा के बारे में बता रखा है कि किस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था में लेखा जोखा रखेगा, कौन रखेगा, किस प्रकार लेखा जोखा होगा, उसकी क्या व्यवस्था की गई है, ये सब किसमें बता रखा है, अनुच्छेद 243 जे में।
यानी ऑडिट के बारे में बता रखा है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं में ऑडिट के बारे में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया, तो अनुच्छेद 243 जे में ऑडिट के बारे में उल्लेख किया गया। ऑडिट के बारे में उल्लेख किया गया। इसके बाद में कौन सा अनुच्छेद आएगा, तो इसके बाद आएगा अनुच्छेद 243 के। अनुच्छेद 243 के में क्या दे रखा है, तो अनुच्छेद 243 के में दे रखा है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अनुच्छेद दे देगा तो ये पूछ लेगा, ये दे देगा तो अनुच्छेद पूछ लेगा। कोई भी एग्जाम उठाकर देख लेना, कोई भी पेपर उठाकर देख लेना आप, जो भी पंचायती राज व्यवस्था से जो क्वेश्चन आए वो ज्यादातर इनमें से आए हैं, अनुच्छेदों में से आए हैं। और क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ज्यादा नहीं पूछता, यही पूछता है कि ग्राम सभा का गठन कौन से अनुच्छेद में दे रखा है। कार्यकाल, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में बता रखा है, तो अनुच्छेद ई में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बता रखा है। अनुच्छेद जे में क्या दे रखा है, तो राज्य की जो ग्राम पंचायत की शक्तियां हैं उनके बारे में अनुच्छेद जी में बता रखा है। अनुच्छेद जे में ऑडिट, आई में राज्य वित्त आयोग। ज्यादातर वित्त आयोग का, कार्यकाल का, गठन का, ग्राम सभा का और राज्य चुनाव आयोग का, इनसे क्वेश्चन आते हैं, कन्फर्म है। इनसे क्वेश्चन पूछता है, इनका अनुच्छेद पूछता है और अनुच्छेद देता है तो फिर ये पूछता है कि इसमें किसका उल्लेख दिया गया है। तो ये रहा आपके अनुच्छेद 243 के। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 243 एल में क्या है। तो इसमें ये दे रखा है अनुच्छेद 243 एल में कि ये जो नियम है, कौन से नियम, जो पंचायती राज जो संस्थाएं, इनसे जो नियम बने गए हैं, ये कौन से राज्यों में लागू है और कौन से में नहीं है। मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उन पर ये नियम लागू होते हैं। अनुच्छेद 243 एल में बता रखा है। यानी अनुच्छेद 243 एल में क्या बता रखा है, एल में क्या बता रखा है कि यूटी यानी केंद्र शासित जो प्रदेश होता है उन पर ये नियम लागू है। यानी यूटी पर ये नियम लागू, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। यूटी पर ये नियम लागू होते हैं। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 243 एल में बता रखा है। इसके बाद अनुच्छेद 243 एल के बाद आता है अनुच्छेद 243 एम। उसमें क्या बता रखा है, तो इसमें बता रखा है कि कहां ये नियम लागू होते हैं, और अनुच्छेद 243 एम में बता रखा है कि कहां ये नियम लागू नहीं होते। यानी किस कौन कौन से राज्य में नियम लागू नहीं होते, तो मैं आपको बाद में राज्य भी बताऊंगा। ये अनुच्छेद इसलिए लिखा रहा हूं ताकि मैं जब अनुच्छेद पढ़ाऊं आपको, तो आपको ये ध्यान रहे कि हाँ ये अनुच्छेद पढ़ाया गया है और इसमें ये है। तो ये जो अनुच्छेद पढ़ा रहा हूं मैं आपको 243 एम, तो इसमें बताऊंगा कि कौन कौन से राज्य में ये नियम लागू होते हैं, कौन कौन से राज्य यूपी में ये नियम लागू नहीं होते, और कौन कौन से राज्य में लागू नियम नहीं होते, होते हैं नहीं होते, किस राज्य में होते हैं, किस में नहीं होते, किस यूपी में होते हैं, किस में नहीं होते। तो ये सब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अनुच्छेद बता रहा हूँ। यही कारण है कि बाद में अगर मैं अनुच्छेद का नाम भी लूं तो आपको पता चले कि वास्तव में ये इसी पंचायती राज में और ये नगर निकाय में है। तो ये अनुच्छेद इससे संबंधित है। तो इसके बारे में हम विस्तार से उल्लेख करेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद में क्या दे रखा है और किस प्रकार जो राज्य है उन्हें बता रखा है कि इन राज्यों पर ये लागू होगा और इन राज्यों पर ये लागू नहीं होगा। तो अनुच्छेद जो 243 एम है उसमें बता रखा है कि कौन कौन से राज्य पर कि किन किन पर ये नियम होते हैं, ये लागू नहीं होते। 243 इधर लिखता हूं मैं, 243 एम लागू नहीं, ये नियम लागू नहीं होते। यानी किन किन राज्यों में ये नियम लागू होते हैं या किन किन राज्यों में नियम लागू नहीं होते। तो जो लागू होते हैं उनके बारे में तो अनुच्छेद 243 एल ने बता रखा है, और जिनमें लागू नहीं होते उनके बारे में बता रखा है अनुच्छेद 243 एम में। अब जो नेक्स्ट अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 243 एन। उसमें क्या दे रखा है, तो 243 एन में दे रखा है
कानून बनाने के बारे में, कानून बनाने के बारे में दे रखा है। तो इसमें दे रखा है कि जब 1992 में लागू होने के कारण 1 वर्ष के भीतर सभी राज्यों को 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप पंचायती राज्य में कानून बनाने होंगे। यानी जब ये संविधान संशोधन, जो 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ 1992 में, तब से लेकर 1 वर्ष के भीतर सभी राज्यों में ये जो कानून होंगे, कौन कौन से पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो नियम होंगे वो बनाने होंगे। यानी इसमें लिखेंगे कि जो भी 1943 अनुच्छेद 243 एम में 73वें संविधान संशोधन 1992 के लागू होने के बाद, लागू होने के 1 वर्ष बाद, लागू होने के 1 वर्ष बाद सभी राज्यों में 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप नियम कानून बनाने होंगे। यानी इसमें है 243 एंड में है कि 73वें संविधान अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने के बाद, जो कब हुआ 1992 में, लागू होने के 1 वर्ष के भीतर इस संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा नियम कानून, सभी राज्यों को नियम कानून बनाने होंगे। इन सभी राज्यों को नियम कानून बनाने होंगे या कानून बनाने होंगे। सभी राज्यों को कानून बनाने होंगे, सभी राज्यों को कानून बनाने होंगे। इसके बाद में क्या दे रखा है, इसके बाद में दे रखा है अनुच्छेद 243 ओ। हमने पढ़ा ना अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक। तो इसके बाद में दे रखा है अनुच्छेद 243 ओ। उसमें क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है कि अगर ये कानून बनते हैं तो न्यायालय संबंधी, यानी कोई भी न्यायालय इन कानूनों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी इनमें अपना कोई भी मुद्दा नहीं रखेगा। जो भी कानून लागू होंगे इनमें कोई भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। अनुच्छेद 243 ओ में दे रखा है, क्या दे रखा है कि कोई भी न्यायालय कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो दोस्तों ये पढ़ा है मैंने आपको 243 से लेकर 243 ओ तक, अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक मैंने बताया आपको। अब इसके बारे में एक बार और देख लेते हैं क्या क्या है। ये जो भी मैटर लिखा रहा हूं आप कॉपी में नोट डाउन कर लें, ताकि बाद में आपको रिविजन करने के लिए सहूलियत रहे, आपके पास कंटेंट उपलब्ध हो सके। ये क्वेश्चन आते हैं इनमें से 243 ए बी सी डी डी, जो भी 243 से लेकर 243 अनुच्छेद तक ओ तक है, इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। ए का पूछ सकता है, जी का पूछ सकता है, के का पूछ सकता है, सी डी का कुछ भी पूछ सकता है। पूछे भी गए हैं, जो प्रीवियस एक क्वेश्चन उठाकर देखना आप, कई बार ये अनुच्छेद दे दिए गए उनके बारे में पूछा गया है कि इस अनुच्छेद में क्या दे रखा है। कई बार ये दे दिया गया है कि ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए गए हैं। आरएस का एग्जाम हो चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, बड़े बड़े एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। अब आप ये कहोगे सर के सर याद ही नहीं होते, याद होंगे। बार बार लिख के प्रैक्टिस करो, बार बार रिवीजन करो, इतना कंटेस्ट हो जाएगा कि आपको जब नींद आएगी ना तो आप बता दोगे। नींद में भी अगर कोई आपको पूछेगा कि अनुच्छेद 243 ओ, तो आप बता दोगे कि न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। अनुच्छेद 243 के, तो आप बता दोगे कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 243 आई, तो आप बता दोगे कि राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 243 ए, तो आप बता दोगे कि जो परिभाषा है उसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 243 सी, तो आप बता दोगे संरचना। इतना गजब कंटेस्ट हो जाएगा आपको कि क्वेश्चन को देखते ही फटाफट आप टिक कर दोगे। लेकिन उसके लिए आपको बार बार रिविजन करने की जरूरत है। और साथ ही RKY PCS क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ताकि ये कंटेंट उनको आसानी से मिल सके, उनको भी फायदा हो। अब इनके बारे में देखते हैं, हम देख लेते हैं एक बार पहले और
कि अनुच्छेद 243 में परिभाषा दे रखी है, अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा का गठन दे रखा है, अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों का गठन है, सी में संरचना दे रखी है सदस्य के बारे में, कितने सदस्य होंगे, कितने नहीं होंगे, कितने वार्ड पंच होंगे। डी में आरक्षण, कितने परसेंट आरक्षण दिया जाएगा, एसटी एससी को कितना है, ओबीसी को कितना है, महिलाओं को कितना है, जो मैंने बता दिया आपको। अनुच्छेद 243 ई में क्या है, कार्यकाल है। जी में क्या है, शक्तियों का उल्लेख है, किस प्रकार के पंचायती राज अपने क्षेत्र में कर लगा सकते हैं, कर को हटा सकते हैं, किस प्रकार की शक्तियां उनके पास। जी में आय में क्या है, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है, जो मैंने बताया ना कि जो एमएल सिंह समिति उसमें बताया गया था कि वित्त संबंधी समितियों का क्या करना चाहिए, गठन करना चाहिए। उसके बाद में जे में क्या बताया, ऑडिट। के में क्या बताया, राज्य निर्वाचन आयोग। ये जो भी संविधान के जो अनुच्छेद है इनसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं हम जो इनकी शक्तियां थी क्या क्या थी, जो शक्तियां हैं वो क्या क्या है, इनकी शक्तियों के बारे में देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां, एक मिनट। तो दोस्तों ये जो अपना टॉपिक रहेगा ये पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का, जो हमारी पंचायत स्तर की अभी जो चल रही है क्लासें, उसमें हम जो पंचायती राज शक्तियां हैं वो हम देखेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, आपने इतना समय हमारे साथ बिताया और इतनी रुचि से पढ़ा। दोस्तों कहते हैं ना कि बार बार अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करने से तो रस्सी भी पत्थर को काटती है। तो दोस्तों रस्सी पत्थर को काट सकती है, तो ये तो किताबें हैं, हमें क्या लेना है, एक सिलेक्शन लेना है बस, ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, आप जी जान लगाकर मेहनत करोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे, तो ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सको। दोस्तों अगर माँ बाप का सपना पूरा करना है तो उसके लिए हमें पढ़ना ही पड़ेगा। माँ बाप का सपना ये नहीं है कि उनका सपना ही है, सपना उनका तो है ही, उनको हमसे उम्मीदें हैं, लेकिन हमारा भी यही है कि हमें भी जो आने वाली पीढ़ी है उसको सक्षम करने के लिए और हमारा जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए, हमारी जिंदगी को सुचारू रूप से सही ढंग से व्यवस्थित करने के लिए हमें पढ़ाई करनी ही होगी, हमें पढ़ाई करनी होगी। तो ये हमारी जो आरकेवाई क्लासेज है इस पर रेगुलर क्लासेज चल रही है, आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए और उनको बताइए कि आरएस के हिसाब से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और पीएसआई सिलेबस के हिसाब से क्लासेस चल रही है और कंटेंट बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। ये नहीं कि पीडीएफ के माध्यम से, पीडीएफ खोल लिया और मैंने बता दिया कि इसमें ऐसा दे रखा है, ये दे रखा है, लेकिन उसमें क्या है मतलब ये लिखा नहीं, जो लिखा ही नहीं सकता तो फिर कैसे पढ़ेगा वो। अब मैं आपको लिखा लिखा के पढ़ रहा हूँ कि इसमें ये दे रखा है, इसमें ये दे रखा है, तो एक तो सुनने से और आंखें देखने से और साथ के साथ लिखने से जब तीनों इंद्रियां काम करती है तो जो अपना माइंड है उस प्रकार कैच करता है कि भूलने की चांस ही नहीं होता, यानी भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए आप भी अपने नोट्स साथ के साथ कंप्लीट करते रहो ताकि आपके पास भी कंटेंट उपलब्ध हो सके। दोस्तों बड़ों को प्यार, छोटों को प्यार दो, बड़ों को सम्मान दो, अपने माता पिता को सम्मान दो और अपना जो व्यवहार है वो इस प्रकार व्यवस्थित करो, अपना जो व्यवहार है इस प्रकार व्यवस्थित करो कि अपनी जो बहन बेटियां हैं, अपनी जो माताएं हैं वो आपके साथ सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।